स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय का 9वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बल और गति। बच्चों, इसमें हम बल और गति के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बल क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो हम सामान्य भाषा में यही कहते हैं कि हमने इसके ऊपर बल लगाया है। तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बच्चों, कोई भी बल है वह उस वस्तु में बहुत सारे परिवर्तन कर देता है। कोई भी बल वस्तु में कई सारे परिवर्तन कर देता है। बच्चों, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर दो प्रकार का बल लग सकता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे आप बात करें घर्षण की, तो घर्षण क्या होता है? घर्षण दो सतहों के बीच में रगड़ से उत्पन्न जो बल होता है वही क्या होता है? घर्षण होता है। यानी दो सतहें होती हैं और उन सतहों को आपस में रगड़ने से जो बल उत्पन्न होता है वही क्या होता है? घर्षण बल। कोई भी बल है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है, और ये दो प्रकार जो हैं, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो भी बल लगता है वो दो प्रकार से कार्य करता है और दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बच्चों, जो बल के प्रकार हैं वो वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? परिमाण के आधार पर। यानी कि कितना बल लग रहा है, इसके आधार पर बल के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है एक समान बल, एक समान बल, और दूसरा होता है असमान बल, असमान बल। बच्चों, आप जानते हैं कि जो एक समान बल होता है वो वस्तु में किसी भी प्रकार का संवेग उत्पन्न नहीं करता, अर्थात इससे वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि दो दिशाओं से बल तो लग रहा है, लेकिन दोनों दिशाओं से ही लगने वाला बल क्या है? एक समान होता है। और असमान बल में दो दिशाओं से बल तो लग रहा है, लेकिन उसमें से एक कम होता है और एक ज्यादा। और जिस वस्तु के ऊपर बल लगता है उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन, यानी कि विस्थापन हो जाता है। जिस दिशा में अधिक बल लग रहा है और जिस दिशा में कम बल लग रहा है, इसके आधार पर समान और असमान बल है। बच्चों, असमान बल में जो बल ज्यादा कार्य करता है या जिस दिशा में अधिक बल कार्य करता है उसी दिशा में वस्तु जो है वह खिसक जाती है। क्या होती है? खिसक जाती है। यानी कि वस्तु में क्या हो जाती है? गति हो जाती है। सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि वस्तु में गति हो जाती है। लेकिन जो एक समान बल है वो वस्तु में किसी भी प्रकार की गति नहीं कराता। बच्चों, बल के प्रभाव, यानी कि बल क्या क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है,
किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा को भी बदल सकता है, वस्तु की गति की दिशा को भी बदल सकता है। यानी कि सीधी सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि बल जो है वह किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति और गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ये है बल के प्रभाव। बच्चों, जब भी किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं, जब भी किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु में गति होती है। क्या होती है? गति। यानी कि अब हम बात किसकी करेंगे? गति की बात करेंगे। तो गति क्या है? वस्तु की स्थिति में बल के कारण होने वाला परिवर्तन, बल के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाती है। या हम यूं कहें कि बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको पहले ये समझनी है कि जो बल होता है, बल को अंग्रेजी में कहते हैं एफ, यानी कि फोर्स। और जो बल होता है यह दो कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से पहला है द्रव्यमान, यानी कि इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं मास, और दूसरा है त्वरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी कि हम मास को सिर्फ m से और त्वरण को सिर्फ a से दिखाएंगे। अब हम जब बल की व्याख्या करते हैं तो बल द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बताया जाता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। यानी कि क्या कह सकते हैं? F है, द्रव्यमान क्या है आपका? M, और त्वरण क्या है? A, और इनका जो गुणनफल है, यानी कि इनको गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वही क्या है? बल है। यानी कि हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं? F बराबर ma। ये आ जाएगा बल का एक छोटा सा सूत्र। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? गति के बारे में। जो आपने इसकी परिभाषा देख ली, यानी कि गति क्या होती है? बल के कारण वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? गति होता है। तो कोई भी वस्तु जब गति करती है, कोई भी वस्तु गति करती है तो उसमें वेग भी उत्पन्न होता है और वेग में परिवर्तन भी होता है। वेग भी उत्पन्न होता है और वेग में परिवर्तन भी होता है। तो जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? अपनी त्वरण कहलाती है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान इसे आप भार भी कह सकते हैं। जितना इस वस्तु में सामान डाला गया है, किसी वस्तु में जितना भी माल होता है, जितना भी सामान होता है, वही क्या होता है? इसका द्रव्यमान। बच्चों याद रखना, एक वजन होता है, वजन और द्रव्यमान में ये अंतर होता है कि किसी वस्तु के अंदर जितना सामान है वो तो द्रव्यमान है, लेकिन किसी वस्तु के ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है
वो जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वही इसका वजन होता है। बच्चों बात करते हैं हम गति की। तो गति में आपने परिभाषा तो देख ली कि वस्तु की स्थिति में बल के कारण होने वाला परिवर्तन ही गति है। लेकिन गति के 3 नियम दिए थे, गति के नियम दिए थे, और ये नियम दिए थे आइजक न्यूटन ने। किसने दिए थे? आइजक न्यूटन ने। और इसी के आधार पर जो बल का मान होता है, इस बल के मान को आप एन यानी कि न्यूटन से ही प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन ने 3 बातें बताई थी। कितनी बातें बताई थी? 3 बातें। और इन तीनों बातों को ही न्यूटन की गति के नियम कहा जाता है। यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, और गति का तृतीय नियम। ये जो नियम है, ये नियम ही गति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई भी जो वस्तु है वह वस्तु अपनी निश्चित यानी कि जो वर्तमान में स्थिति है उस स्थिति में रहने का प्रयास करती है। तब तक करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और गति का प्रथम नियम भी यही कहता है कि वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। क्या कहा उसने? कहा था कि गति का प्रथम नियम यानी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। बच्चों याद रखना कि यही परिभाषा जड़त्व की भी होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों गति का जो दूसरा नियम है वो नियम ये कहता है कि जब वस्तु के ऊपर 2 बल आरोपित होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन बल के कारण जो उस पर संवेग उत्पन्न होता है वह उन वस्तुओं में सुरक्षित रह जाता है। तो क्या कह सकते हैं हमें? यदि किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित किए जाते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इनके कारण उत्पन्न संवेग संरक्षित रहता है। बच्चों ये किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। इसलिए इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसका? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। याद रखना इनके नाम। पहले को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, और दूसरे को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। अब बात आती है तीसरे की। बच्चों तीसरे नियम के अनुसार कोई भी वस्तु है तो वो वस्तु किसी दूसरी के ऊपर क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु उसके ऊपर पुनः उतनी ही बराबर की क्रिया करती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या कहा है कि वस्तु किसी अन्य वस्तु पर क्रिया करती है तो वह जो अन्य यानी कि दूसरी वस्तु है वह उस पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है। और इसी कारण बच्चों इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही जानते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा? जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा क्या हो जाएगा? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम।
तो बच्चों आज की कक्षा में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और जो द्वितीय और तृतीय नियम है इनके कुछ इक्वेशंस हैं, आपको कुछ सूत्र भी इनमें मिलेंगे, समय संरक्षण क्या होता है ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन इनको समझने के लिए आपको फिर से अपने माइंड फ्रेश करके आना है, वीडियो को देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर दें।